सोचिए एक ऐसे समय के बारे में जब राजा को भगवान का ही एक रूप माना जाता था। एक ऐसा दौर जब आम लोग भूख से मर रहे थे। और फिर एक ऐसी क्रांति हुई जिसने न सिर्फ एक राजा को गद्दी से उतारा बल्कि पूरी दुनिया को आज़ादी, बराबरी और अधिकारों का सही मतलब सिखाया। ये कहानी है फ्रेंच रेवोल्यूशन की, एक ऐसी घटना जिसने सचमुच इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। कहते हैं कि जब रानी मैरी एंटोनेट को बताया गया कि भाई जनता के पास खाने को रोटी नहीं है, तो उनका जवाब था तो उन्हें केक खाने दो। अब ये बात सच है या नहीं, ये तो बहस का मुद्दा है, पर ये उस गहरी खाई को जरूर दिखाती है जो शाही महल और भूखी जनता के बीच खोद चुकी थी। और जानते हैं, यही खाई क्रांति की सबसे बड़ी वजह बनी। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। 18वीं सदी के आखिर में फ्रांस यूरोप के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता था। लेकिन ये जो ताकत थी ना, ये सिर्फ एक दिखावा थी। पर्दे के पीछे देश अंदर ही अंदर टूट रहा था, बिखर रहा था। तो क्रांति से पहले फ्रांस में सिस्टम कैसा था? वहां एक बहुत पुराना सिस्टम चलता था जिसे कहते थे एंशियन रिजीम। इसके तहत समाज को आप समझिए मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया था, जिन्हें एस्टेट्स कहा जाता था। अब जरा इस बंटवारे को देखिए। ये जो इतना बड़ा 95% का हिस्सा है, ये था थर्ड एस्टेट, यानी हम आप जैसे आम लोग। और बाकी के ये जो 2 छोटे छोटे हिस्से हैं, सिर्फ 1% चर्च के लोग और 4% अमीर खानदानी लोग। ये साफ दिखाता है कि कैसे मुट्ठी भर लोग कितनी बड़ी आबादी पर राज कर रहे थे। और अन्याय की असली कहानी तो अब शुरू होती है। पहले 2 एस्टेट, जिनकी आबादी कुल मिलाकर सिर्फ 5% थी, उन पर टैक्स का बोझ लगभग ना के बराबर था। वहीं देश का पूरा 100% का वित्तीय बोझ उस 95% आबादी वाले थर्ड एस्टेट के कंधों पर था। और हालात तो तब और भी ज्यादा बिगड़ गए जब राजा लुई 16वें और रानी मैरी एंटोनेट ने अपने ऐशो आराम पर पानी की तरह पैसा बहाया। अमेरिकी क्रांति जैसे युद्धों की वजह से देश पर पहले ही भारी कर्ज था और ऊपर से खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे थे। अब जनता का सब्र जवाब दे रहा था। तो सवाल ये है कि ये दबी हुई चिंगारी विद्रोह की आग में कैसे बदली। साल था 1789, जब दशकों का गुस्सा आखिरकार लावा बनकर फूट पड़ा। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। मई में राजा ने एक सभा बुलाई, लेकिन उसमें थर्ड एस्टेट को बिल्कुल किनारे कर दिया। इसके जवाब में जून में थर्ड एस्टेट ने खुद को ही नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और वो मशहूर टेनिस कोर्ट की शपथ ली। और फिर 14 जुलाई को गुस्साई भीड़ ने बैस्टील जेल पर ही धावा बोल दिया। बैस्टील पर हमला सिर्फ एक जेल पर हमला नहीं था, नहीं, यह तो राजा की तानाशाही और उसकी असीमित शक्ति पर एक सीधा और खुला प्रहार था। बस इस एक घटना ने पूरे फ्रांस में क्रांति की आग सुलगा दी। अब यह विद्रोह सिर्फ एक विरोध नहीं रह गया था, ये एक नए समाज की, एक नए युग की नींव रखने की कोशिश बन चुका था। और इसी दौर में नेशनल असेंबली ने एक ऐसा दस्तावेज जारी किया जो इतिहास बदलने वाला था, मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा। ये दस्तावेज असल में क्रांति की आत्मा बनने वाला था। इसके जो सिद्धांत थे वो अपने आप में क्रांतिकारी थे। इसमें कहा गया कि सभी इंसान जन्म से आज़ाद हैं और अधिकारों में बराबर हैं। कानून सबके लिए एक होना चाहिए और लोगों को आज़ादी, संपत्ति, सुरक्षा और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का पूरा हक है। यही वो विचार हैं जो आज के मॉडर्न डेमोक्रेसी की नींव हैं। लेकिन जैसा कि होता है, क्रांति का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। बहुत जल्द आज़ादी के वो शुरुआती सुनहरे आदर्श खून खराबे और आतंक के अंधेरे में खो गए। राजशाही का अंत बड़ा नाटकीय था। 1792 में फ्रांस को एक गणतंत्र, एक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। अगले ही साल राजा लुई 16वें पर देशद्रोह का मुकदमा चला और 21 जनवरी 1793 को उन्हें गिलोटिन से मार दिया गया। और कुछ ही महीनों बाद रानी मैरी एंटोनेट का भी वही हश्र हुआ। राजा की मौत के बाद फ्रांस में एक ऐसे दौर की शुरुआत हुई जिसे आज भी रेन ऑफ टेरर यानी आतंक के राज के नाम से जाना जाता है। इस भयानक दौर की अगुवाई कर रहा था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, जो क्रांति के सबसे कट्टर नेताओं में से एक था। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। आतंक के उस 1-1.5 साल में लगभग 40,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। किसी पर भी अगर क्रांति का दुश्मन होने का जरा सा भी शक होता तो उसे सीधा गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता था। और यहीं पे हमें दिखता है कि कैसे क्रांति ने अपने ही बच्चों को खाना शुरू कर दिया था।
और विडंबना देखिए, इस आतंक का अंत भी तब हुआ जब 1794 में इसके सबसे बड़े कर्ता-धर्ता खुद रोबेस्पियर को ही गिलोटीन से मार दिया गया। रोबेस्पियर की मौत के बाद जो अराजकता फैली, उसने एक ऐसे शक्तिशाली नेता के लिए रास्ता तैयार किया जो सिर्फ फ्रांस का ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। आतंक के राज के बाद फ्रांस की हालत बहुत नाजुक थी। राजशाही तो खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी जगह जो गणतंत्र आया वो कन्फ्यूजन और एक पावर वैक्यूम से जूझ रहा था। देश को स्थिरता की सख्त जरूरत थी, और इसी खालीपन को भरने के लिए सामने आया नेपोलियन बोनापार्ट। वो एक कमाल का मिलिट्री जनरल था जिसने इस मौके का पूरा फायदा उठाया, सत्ता पर कब्जा किया और आखिरकार 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। तो चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं और ये समझते हैं कि इस क्रांति की विरासत सिर्फ फ्रांस तक ही क्यों नहीं सिमटी। इसके विचारों ने तो सरहदों को पार किया और आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं। तो इस क्रांति का दुनिया पर कैसा असर पड़ा? असल में 3 बहुत बड़े और दूरगामी प्रभाव थे। पहला, इसने लोकतंत्र के विचार को दुनिया भर में फैलाया। दूसरा, इसने राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म की भावना को जन्म दिया। और तीसरा, इसने मानव अधिकारों की मॉडर्न सोच की नींव रखी। इसकी गूंज दुनिया के कोने कोने में सुनाई दी। इसने यूरोप और अमेरिका में आज़ादी के आंदोलनों को प्रेरणा दी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का इसका नारा दुनिया भर में बदलाव की एक पुकार बन गया। और तो और भारत के अपने स्वतंत्रता संग्राम पर भी इसके विचारों का बहुत गहरा असर पड़ा। और अंत में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या आज के मॉडर्न लोकतंत्र के जन्म के लिए उस क्रांति की वो भयानक हिंसा एक जरूरी कीमत थी जिसे चुकाना ही था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये हमें क्रांति और तरक्की के बीच के उलझे हुए रिश्ते पर सोचने के लिए जरूर मजबूर करता है।